तो बच्चों, आज में जो आपका टॉपिक है वो है नातेदारी व्यवस्था, किनशिप सिस्टम उसको बोलते हैं। किनशिप सिस्टम, नातेदारी व्यवस्था। देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताओ, हम रिश्तेदार, नातेदार, है ना, इन सब से संबोधित करते हैं। तुम्हारे कौन कौन से नातेदार हैं? रिश्तेदार कौन कौन से हैं बताओ? मामी, दादा दादी, वेरी गुड। बुआ, वेरी गुड। चाचा चाची, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। किसे तुम सबसे ज्यादा अच्छा मानते हो? बहुत से नातेदार ऐसे होते हैं, जैसे कोई हमारी मौसी है या बुआ है या मामी है, चाची है, जिनको हम बहुत अच्छा मानते हैं। मौसी को। कहने का मतलब, हम जानते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, और जब हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं तो उससे हमारे रिश्तेदार जुड़े रहते हैं। रिश्तेदार या नातेदार या किनशिप सब एक ही शब्द हैं। इसका मतलब हुआ जैसे हमारे चाचा चाची, ताऊ ताई, ठीक है, भाई बहन, कजन सिस्टर, कजन। हम कई बार कहते हैं मेरी कजन की सिस्टर की मैरिज है, मेरी कजन सिस्टर की मैरिज है, कजन ब्रदर की मैरिज है, ऐसे हम कई बार संबोधित करते हैं। कहने का मतलब वो हमारे रिश्तेदार हैं, जिनको हम बोलते हैं नातेदार। इसी नातेदारी सिस्टम को आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सोशियोलॉजी में ये नातेदारी टर्म क्या है और नातेदार क्या होते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं, और आपने बहुत अच्छे से अभी अभी बता दिया मुझे कि मामा है, मामी है, मौसी है, चाचा चाची, ये हमारे नातेदार हैं। लेकिन यहीं तक इसकी डेफिनेशन समाप्त नहीं हो जाती है। अब इसको हम डीपली पढ़ेंगे, और एग्जामिनेशन में जब नातेदारी सिस्टम आएगा, हमें उसको कैसे डिफाइन करना है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है नातेदारी सिस्टम का, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, नातेदार, जैसे अगर मैं तुम्हें डिफाइन करूं, हम सभी समाज में रहते हैं, और समाज में रहने के बाद हम कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों से, अपने नातेदारों से कहीं ना कहीं संबंधित रहते हैं। दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में हम सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं। घर में शादी है, बुआ मामा सबको कार्ड भेजेंगे, जबकि पड़ोसी बाद में आते हैं। सबसे पहले हम रिश्तेदार को, अरे सोनू का रिश्ता पक्का हो गया, शादी में आना है मौसी जी आपको, कहते हैं ना। ऐसे कई बार फोन कॉल्स पे हम कार्ड छपने से पहले ही इत्तला कर देते हैं कि जी ऐसे ऐसे हो गया, आप सब रेडी रहना। कहने का मतलब, कहीं ना कहीं हमारे सुख में, दुख में, फिर अकस्मात कोई बीमारी आ जाती है, दुख आ जाता है, तो हमें लगता है हमारा दुख कौन शेयर कर सकता है। मुझे लगता है जैसे मेरी बहन या मेरा भाई, ठीक है, या मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, वो बहुत नॉलेज रखते हैं, मामा जी ऐसी दिक्कत हो गई, फला फला की ये हो गया। तो कहने का मतलब, हो दुख हो सुख हो, नातेदारी यूनिवर्सलाइज है। मतलब पूरे विश्व में जिस भी देश में देखे, नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। हाँ, हर देश में उसका स्वरूप अलग अलग होता है। जैसे भारत में अगर हम नातेदारी की बात करें तो इसका स्वरूप यहाँ पे वृहद है। हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में हम किसी ना किसी रूप से सामने वाले से जुड़े रहते हैं। इस नातेदारी को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने तरीके से परिभाषित किया है। जैसे मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है, रेडक्लिफ ब्राउन ने बोला है कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत, ध्यान से समझना, रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। अभी मैं इसका मतलब समझाती हूँ। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि जो हमारी नातेदारी है, जो हमारा किनशिप सिस्टम है, ये सामाजिक उद्देश्य मैंने अभी अभी आपको बताया ना, खुश, दुखी, परेशानियां, कुछ घर में हमारे पास ऐसी सामाजिक समस्या आ गई, ठीक है, जैसे कई बार बहुत सी लड़की कहती है मैं ससुराल में बड़ी दुखी हूँ, मेरी सास मुझे बहुत परेशान कर रही है, मम्मी कुछ करो, पापा कुछ करो, भाई कुछ कर। कहीं ना कहीं नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत कुछ वंश संबंध है। अभी जब मैं तुम्हें नातेदारी के प्रकार बताऊंगी, मैं तो और डिटेल में बताऊंगी किस तरह की नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के, जो हमारी सोशल रिलेशनशिप होती है, ताऊ चाचा मामा मामी, उनके परंपरागत, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ठीक है, हमारी दादी ने बताया कि ये मेरी बहन है और ये भी तुम्हारी दादी लगी, कई बार हम अपने उनसे सुनते हैं।
फिर हम कहते हैं मम्मी जो ये अभी आई थी, ये आपको मामी बोल रही थी, ये कौन थी? अरे ये तो मेरी वो दूर की मौसी की बेटी की वो जो बहू है ना, वो थी, ये मुझे मामी बोलती है। तो कहने का मतलब सेम यही बात रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है और सामाजिक संबंधों के परंपरागत संबंधों का आधार है। जो हम अभी रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं, ये उसका बेस है, आधार है। अब आते हैं हम नातेदारी के प्रकार पे। अगर हम नातेदारी को देखें तो नातेदारी के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। देखिए, कुछ जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो होते हैं रक्त संबंधी, जिन्हें हम ब्लड रिलेशनशिप कहते हैं ना। यहाँ पे जो आया है रक्त संबंधी, समरक्त संबंध, जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन होता है। तुम बताओ हमारा ब्लड रिलेशन किस किस से होता है? हाँ, मम्मी, दादा, नाना नानी से भी, क्योंकि वो मम्मी के उसके हैं, तो कहीं ना कहीं मम्मी के अंदर जो ब्लड है वो हमारी रगों में दौड़ रहा है। ध्यान से समझना, नातेदारी के 2 प्रकार होते हैं, एक रक्त संबंधी और एक विवाह संबंधी। एक तो रक्त संबंधी थे और एक जो विवाह के बाद बनते हैं, पति का, ठीक है, सास ससुर का, ठीक है, इसी प्रकार नंद का, ठीक है, देवर का, भाभी का। ये सब रिलेशनशिप पहले नहीं होते, ये हमारे ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, ये हमारी जो होते हैं जो शादी के बाद बनते हैं। तो नातेदारी के प्रकारों को 2 भागों में बांटा गया है, रक्त संबंधी नातेदारी और विवाह संबंधी नातेदारी। इन्हें कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप। देखिए, अभी मैं तुम्हें नातेदारी की श्रेणियां भी बताऊंगी, कैटेगरीज ऑफ किनशिप। इससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा। मैंने कल तुमसे एक बात बताई थी कि रटना नहीं है ना, किसी भी टॉपिक को जो इस बोर्ड पे लिखा है, मुझे लगता है बस नातेदारी के लिए इतना सा इंपॉर्टेंट है, वो आप कुछ ही टॉपिक्स में आप लोग इसको कवर कर लीजिए। बाहर इसलिए शोर आ रहा है, बच्चों का एनएसएस कैंप जा रहा है ना, तो एनएसएस कैंप में एक्टिविटीज जो उनका खाना पीना होगा वो सामान ले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं हम उसको, क्योंकि उनका भी वो ड्यूटी है बच्चों। तो मैंने अभी अभी तुमसे बताया नातेदारी के 2 प्रकार होते हैं, एक, हाँ ठीक है, एक तो ब्लड रिलेशन और जो एक आफ्टर मैरिज बनते हैं, अफाइनल किनशिप बोलते हैं उनका। अफाइनल मतलब विवाह संबंधी। तो ध्यान देना तुम लोग, रक्त संबंधी नातेदार जब एक बच्चे का जन्म जिस परिवार में होता है, उस परिवार के सारे जितने भी ताऊ चाचा दादा दादी, ये तो पिता की साइड के हो गए, और यदि हम माता की साइड के बात करें तो हमारे नाना नानी, मामा मामी, मौसिया, इनसे भी हमारा रक्त संबंध होता है, ब्लड रिलेशन होता है। क्योंकि तुमने एक थोड़ा सा हटके, अब हल्का सा साइंस पे आ रही हूं मैं, सोशियोलॉजी से हटके हम रक्त समूह पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप्स के बारे में, है ना। ब्लड ग्रुप्स पढ़ते हैं, ऐसा माना जाता है जो हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, दैट इज ए बी ओ एंड ए बी, है ना। और इसमें रॉ फैक्टर होता है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसको बोलते हैं रॉ फैक्टर। मैंने तुम्हें बताया ना, अभी थोड़ा सा हल्का सा मैं साइंस पे आ जा रही हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं साइंस भी ये कहता है कि जो रिलेशनशिप होते हैं, नातेदारी बनी है, वो ऐसे ही नहीं बनी है। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगी। मैंने अभी तुम्हें बताया ब्लड रिलेशन से हमारी किनशिप तय होती है। ऐसा माना जाता है जैसे माता पिता, मदर एंड फादर, माता का जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, पिता का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो आप यकीन मानिए, अब जो इनकी जो संतान होगी, किसकी, इन दोनों की, इसका नाम ए लिख देते हैं माँ का, और पिता का बी। और जो इन ए बी की संतान होगी, इनके सिर्फ 2 ही ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, या तो बी प्लस या ओ प्लस, या तो माँ का होगा या पिता का होगा। कई बार मान लिया चलिए माता का भी O प्लस और पिता का भी O प्लस, तो बच्चे में सिर्फ एक ही ब्लड ग्रुप पाया जाएगा, दैट इज O प्लस, O पॉजिटिव। कहने का मतलब साइंस भी ये प्रूफ करता है। जहां हमने रक्त संबंधी नातेदारों की बात की, तो ध्यान रखना, जो बच्चा जन्म लेता है उसकी रगों में माता और पिता दोनों का रक्त दौड़ता है, इसलिए हम ब्लड रिलेशनशिप में माता के रिश्तेदार और पिता के रिश्तेदार दोनों को सम्मिलित करते हैं। दूसरा आता है जो मैंने बताया था, अफाइनल रिलेशनशिप।
ए फाइनल रिलेशनशिप इज कॉल्ड विवाह संबंधी नातेदार, जो जिन संबंधों के निर्माण का आधार विवाह होता है। फॉर एग्जाम्पल, सास के लिए एक बहू जो आई है वो विवाह संबंधी नातेदार है, बहू के लिए उसका देवर या उसकी नंद, है ना, और उसके सास ससुर, उसका पति, ये सब क्या होते हैं, विवाह संबंधी नातेदार। तो नातेदार के दो प्रकार होते हैं, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। समझ में आया? अब हम चलते हैं, इसको हम मिटा सकते हैं क्या? हाँ, अब हम चलते हैं नातेदारियों की श्रेणी की ओर। मैंने कैटेगरी इसकी की है किनशिप की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रिट्राइस किनशिप इसको बोलते हैं। प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। मर्डॉक एक समाजशास्त्री थे। मर्डॉक्स ने 250 सोसाइटी का रिसर्च किया था, ध्यान से समझिएगा। मर्टन ने 250 सोसाइटी का रिसर्च किया था और उन्होंने नातेदारी की कुछ कैटेगरी निकाली थी। कैटेगरी मतलब उसकी श्रेणियां, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार। तुम लोग कंपटीशन एग्जाम दिया है कोई अभी? कौन सा दिया बेटा? है CUT, हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। हाँ बेटा, तूने दिया है कोई? कभी कोई एग्जाम नहीं दिया? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हम जब एग्जाम देते तो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं ना, है ना, रीजनिंग पढ़ते हैं हम। जब हम पढ़ते हैं तो हम रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ते हैं। रीजनिंग में हम कई बार कहते हैं, एक औरत ने तस्वीर की तरफ देखकर बोला कि इसके पिता की लड़की का चाचा का मामा, उस औरत का क्या लगेगा? बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और कई बार तुम मेरी रीजनिंग की वीडियो देखना, ये क्वेश्चन इजी भी होते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगी, और ये जो कैटेगरीज आ रही है इस समय, जो श्रेणियां आ रही है, कहीं ना कहीं उसी रीजनिंग से रिलेटेड है। मैंने कहा ना, कहीं ना हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, आप कहीं भी कुछ पढ़िए तो उसमें साइंस भी है, उसमें लॉजिक्स भी है। अगर मैं अभी तुम्हें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक नातेदार की बात करूं तो इसमें लॉजिक्स है। लॉजिक्स कैसे हैं वो भी बताती हूँ। देखिए, मर्डॉक्स ने ये जो कैटेगराइजेशन किया था, ये किया था मर्डॉक ने। मर्डॉक ने 250 सोसाइटी का रिसर्च भी किया था और आपने नातेदारी की श्रेणियों को 3 भागों में बांटा, प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार और तृतीयक नातेदार। क्लियर है? मर्डॉक कहते हैं हमारे प्राथमिक नातेदार 8 प्रकार के होते हैं, द्वितीयक नातेदार 33 प्रकार के होते हैं और तृतीयक नातेदार 151। ठीक है? अब ये कैसे निकाला उसने, कौन से होते हैं? 8, 33, 151, 8, 33 एंड 151। तुम इजिली निकाल सकते हो उसको, और ये बेस्ड है लॉजिक पे। अभी बताती हूँ, तुम्हें कंफ्यूज नहीं करती। देखो, वो कहते हैं प्राथमिक नातेदारों में 8 प्रकार के नातेदार होते हैं, जैसे माता पिता, जिन्हें, ठीक है, इनको हम पति पत्नी भी बोल सकते हैं। फिर माता पुत्री, माता पुत्र, ध्यान से समझना, पिता पुत्री और पिता पुत्र, भाई भाई, बहन भाई और बहन बहन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ध्यान से समझो लड़कियों, काम आएगा तुम्हारे। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें सिर्फ एक विवाह संबंधी है, बाकी 7 ब्लड रिलेशन है। जो माता पिता या पति पत्नी का रिलेशन है वो होता है अफाइनल, यानी विवाह से संबंधित। इज दैट क्लियर? और जो हमारे ये सब रिलेशनशिप आ गए, ये रिलेशनशिप होते हैं रक्त संबंधी, ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है? और बहुत इजी है ये 8 रिलेशनशिप। कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं? जबकि मैं कहती हूँ ये सबसे इजी क्वेश्चन है, तुम कंफ्यूज मत हुआ करो।
अभी मैं बताती हूँ कैसे। देखो बहुत सिंपल सा है, प्राथमिक नातेदार। प्राथमिक मतलब मेरा भाई और मेरे माता पिता मेरे प्राथमिक नातेदार हैं, बाकी और कोई नहीं। मेरा पति भी नहीं, मेरा पति मतलब मेरा पति और मेरा बच्चा, ध्यान से देना, अगर शादी हो गई मेरी तो मेरा पति और मेरा बच्चा, और वैसे मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन मेरे प्राथमिक नातेदार हैं। और ये रिलेशनशिप बनती है सिर्फ 8 प्रकार की, जो मैंने अभी अभी बताया। माता पिता, जैसे मैं इसको पति पत्नी भी कह सकती हूँ। फिर माता पुत्री, जैसे मेरी यदि कोई बेटी है तो वो हम दोनों के बीच, माता पुत्र मेरे बेटे और मेरे बीच। पिता पुत्री, ऐसे ही पिता पुत्र। भाई भाई उन आपस में उन बच्चों के, बहन 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 भाई। तो ये सिर्फ 8 प्रकार की रिलेशनशिप होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक नातेदार, प्राइमरी रिलेशनशिप। ठीक है, क्लियर है। अब द्वितीयक नातेदार, सेकेंडरी रिलेशनशिप किसे कहते हैं? ये 33 प्रकार के होते हैं जो हमारे प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं। प्राथमिक के प्राथमिक, ध्यान से समझना। इनके माता पिता और भाई बहन, इनके माता पिता और भाई बहन, ध्यान से समझना। 33 कैसे आएंगे? अब बताओ 33 कैसे आएंगे? अब इन सब के प्राइमरी के जो प्राइमरी रिलेशनशिप होती है वो आते हैं द्वितीयक नातेदार में। मैं बताती हूँ कैसे। माता की, मेरी माता की जो माता पिता है वो मेरे क्या लगे, नाना नानी, तो वे हमारे सेकेंडरी रिलेशनशिप, ध्यान से समझना। मेरी माता के भाई बहन, मेरा मामा और मेरी मौसी, वो हमारे सेकेंडरी रिलेशनशिप। ठीक है। मेरे पिता के माता पिता, दादा दादी, चाचा बुआ ताऊ, ये हमारे क्या हो गए, सेकेंडरी रिलेशनशिप। आया समझ में? जो प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं वो हमारे द्वैतिक नातेदार होते हैं। अब ये 33 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 4 और 4 8 तो यही हो गए, फिर हमारे उनके साथ संबंध, ये टोटल मिला के हो जाते हैं 33 नातेदार। जबकि ध्यान से समझना, मौसी मेरी प्राथमिक नातेदार है, जबकि मौसा मेरा प्राथमिक नातेदार नहीं होगा। ठीक है। जो हमारे प्राथमिक के प्राथमिक हैं, ध्यान से समझना, ये तो हमारे 8 रिलेशनशिप हो गए। फिर जो हमारे प्राथमिक के प्राथमिक होते हैं, माता पिता और भाई बहन, यही प्राथमिक होते हैं, तो वो हमारे सेकेंडरी रिलेशनशिप में आते हैं। और तृतीयक नातेदार कहते हैं इनके प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक नातेदार, माता पिता भाई बहन। यानी मेरी नानी की जो बहनें होंगी, भाई होगा, मेरी जो चाचा वो मौसी है, उनका पति, उनके बच्चे। ठीक है। जो मेरे मामा हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, वो मेरे क्या होंगे, तृतीयक नातेदार। इसी तरीके से मैंने बताया ना, द्वितीयक के प्राथमिक, द्वितीयक के प्राथमिक। अब यहां बहुत बढ़ता जाता है कुनबा, जैसे कहते हैं ना, कुनबा बढ़ता गया। ये इतना सा था, यहां से निकले तो इसमें हमारे पास आगे नाना नानी, मामा मौसी। ठीक है। इसमें आगे दादा दादी। ठीक है। चाचा ताऊ बुआ, ये हमारे सब क्या होंगे, सेकेंडरी। ठीक है। और इनमें हमारी जैसे चाची, मौसा, मामी, उनके बच्चे, जिन्हें हम कजन कहते हैं, उनके बच्चे। ठीक है। जिन्हें हम कजन सिस्टर और कजन ब्रदर कहते हैं, सो कॉल्ड। ऐसे ही इनके प्राथमिक। तो कहने का मतलब, ये एक रीजनिंग की तरीके से क्वेश्चन है। रीजनिंग मतलब जो हम पढ़ते हैं ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। कई बार रीजनिंग का ही क्वेश्चन, मैंने अभी अभी कहा, एक औरत एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहती है कि इसके इकलौते भाई का पुत्र, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आता है। जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन करना रहता है, ध्यान रखो हमेशा उसमें अपने आप को डाल लो। जब तुम अपने आप को इन्वॉल्व कर लोगे ना, तुम क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो रीजनिंग का।
अब तुम कहोगे अपने को इन्वॉल्व कैसे? मैम, अपने को या अपनी माताजी को डाल लो। कई बार एक विवाहित स्त्री ने बोला तो तुम सोचोगे मेरी मम्मी ने, कि जो सामने तस्वीर में है इनके भाई का पुत्र है ना, तो कहने का मतलब तुम अपनी माताजी को मानते हुए मेरी मम्मी का भाई कौन हुआ, उनका पुत्र कौन हुआ, वो मेरा क्या लगा, तो इससे क्या होता है, बहुत जल्दी आंसर निकलने की संभावना होती है। वरना हम ABCD करके उन्हें कैटेगराइज कर देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, ए का चाचा का, बी का मामा का चाची, ऐसे नहीं। अपने को डालो उसमें, अपने को बताओ कि मेरी चाची, हाँ मेरी चाची, उसकी लड़की, उसकी सास, ऐसे करके अगर हम कैटेगराइजेशन करेंगे क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी और तीव्र गति से निकल के आता है। तो ये है बच्चों नातेदारी व्यवस्था, नातेदारी के प्रकार और नातेदारी की श्रेणियां। समझ में आया? ज्यादा अच्छा रहेगा। अब तुम क्वेश्चन पूछो। हाँ हाँ बेटा बता, इसको पकड़ के बता। तूने बोला जो ये जो दूसरे सेकंड वाले नातेदार हैं, ये वाले जो इनके तृतीय, ये जो इनके साथ इधर वाले नातेदार हैं, हाँ मैम, इसमें हम माता पिता भाई बहन कंसिडर करेंगे या दूसरा एग्जांपल भी देंगे कि मामी, ये इनके बच्चे भी कंसिडर करेंगे हम इसमें। इनके बच्चे कैसे कैसे, इसे तुम नाना नानी मत देखो, नानी की बहन उनकी प्राथमिक हुई, नानी का भाई उनका प्राथमिक हुआ, वो हमारे क्या लगे, फिर उनके बच्चे हमारे क्या लगे, तो ऐसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है, इनका गुणा बढ़ता जाता है। प्राथमिक में 8 थे तो फिर उनके प्राथमिक में 33 थे और फिर उनके प्राथमिक में 151, गुणा बढ़ता चला गया। और कोई क्वेश्चन? अब आगे समझ। थैंक यू सो मच बेटा। ऐसे ही इंटरेक्टिव सेक्शन रहे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना।